डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप सभी ठीक होंगे। पढ़ाई लिखाई सभी की अच्छी चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने आपको 6 क्वेश्चंस करवा चुका हूं। आपको पता है आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करवा रहा हूं मैं पेज नंबर 128 एंड 129 के। 6th क्वेश्चन मैंने करवा दिया था लास्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो क्या कहता है। 800 kg engine pull a train of 5 engine each of 2000 kg along a horizontal track. If the engine exert force of 40,000 newton and the track offer friction of 5000 newton, then calculate net accelerating force. दूसरा, the acceleration of train। बोलता है एक ट्रेन है जिसका मास कितना है 8000 केजी है। वो पुल करती है कितने बैगन्स को, 5 बैगन्स। ठीक है, 5 बैगन्स को वो क्या कर रही है, पुल कर रही है। और हर एक बैगन का जो मास है वो कितना दिया हुआ है, 2000 केजी दिया हुआ है। क्लियर है बात? ओके। और ये जो बैगन और साथ में जो इंजन है ट्रेन का, ये एक हॉरिजॉन्टल ट्रैक के ऊपर चल रहा है। अब कहता है कि जो इंजन है वो कितनी फोर्स लगाता है, 40,000 न्यूटन लगाता है। और ये जो ट्रैक है इसके ऊपर फ्रिक्शन ऑफ फोर्स लगाएगा। अगर इंजन इस तरफ चल रहा है तो आपकी फ्रिक्शन ऑफ फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, यानी कि इस तरफ होगी। तो इस तरफ फोर्स लग रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में कितनी फ्रिक्शन ऑफ फोर्स लग रही है, वो कितनी है, 5000 न्यूटन। मैंने पहले भी बताया, जब भी कोई चीज ऑपोजिट आपको दिखानी हो तो हम इस साइंस के अंदर मैथमेटिकली उसको हम क्या, कौन सा साइन लगाते हैं, नेगेटिव साइन। तो जो कुछ दिया हो सारा डाटा हमने यूज करके हमने फाइंड करना है नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, मींस टोटल फोर्स, ओवरऑल नेट फोर्स कितनी लग रही है। दूसरा क्वेश्चन, द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, यानी कि हमें एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, ए फाइंड करना है हमें। तो क्वेश्चन में हमें फोर्स दी थी, फोर्स ऑफ ट्रेन कितनी है, इंजन के द्वारा जो लग रही है 40,000 न्यूटन है। द फ्रिक्शन ऑफ फोर्स कितनी है, -5000 न्यूटन लिख लेंगे, क्योंकि फ्रिक्शन ऑफ फोर्स ऑपोजिट होती है। नेगेटिव साइन बता दिया मैंने, रीजन यहाँ पे लिखा हुआ है जो। ओके, देयरफॉर नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स कितनी होगी भाई। नेट एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, आपकी 40,000 इस तरफ लग रही है और 5000 इस तरफ लग रही है। तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो दोनों फोर्स को ऐड करना है। कैसे, ये F1 मान लो, ये फोर्स F1 है और ये मान लो क्या है, F2 है। इसका नाम आपने लिख लेना है। तो आपकी नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नेट फोर्स इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। सम ऑफ ऑल द फोर्सेस यानी कि F1 प्लस F2। F1 की वैल्यू कितनी है आपकी 40,000 एंड आपकी जो F2 की वैल्यू वो कितनी है, प्लस का फॉर्मूले वाला प्लस आ जाएगा, और माइनस कितनी है वो 5,000। जैसे इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 40,000 माइनस 5,000। 40,000 से 5,000 निकालोगे तो माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 35,000 आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 35,000 न्यूटन हो जाएगा। क्या, कौन सी फोर्स है, ये नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स है। क्या है आपकी, ये नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स है। बात क्लियर है? नेक्स्ट देखें इसका पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या है, हमें क्या फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला देखो, हमें पता है फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। फोर्स, नेट फोर्स हमें पता है कितनी, जस्ट हमने फाइंड की, कितनी है 35,000। मास हमें दिया हुआ है, कितना मास है अभी, मास अगर आप ध्यान से देखो ओवरऑल मास की बात चल रही है यहाँ पे। तो मास यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। देखिए मास कितना दिया हुआ है, ये देखिए टोटल मास ऑफ द ट्रेन। टोटल मास कितना है ट्रेन का भाई, इंजन का मास कितना था 8000 और एक बैगन का मास कितना था 2000 और टोटल बैगन कितने थे 5। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको कितना, 5 × 2 करेंगे कितना, तो 10 मीन्स 10,000। 10,000 प्लस 8,000 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18,000। क्या आ जाएगा हमारे पास, 18,000। तो मास आ गया हमारे पास ओवरऑल ट्रेन का कितना है, 18,000 है। ऑलराइट, ओके। अब मास आ चुका है, फोर्स हमें पता है, हम एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। तो हमें पता है F इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, F इक्वल्स टू क्या होता है, M × A। जस्ट मैंने आपको बताया। तो उस फार्मूले को यूज करते हुए देखिए
एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, मास को आप दूसरी तरफ भेज दो, इस तरफ मल्टीप्लाई था तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ अपॉन एम। एफ कितना है आपका 35 न्यूटन, 35,000 न्यूटन, और आपका मास कितना है 18,000, तो 35,000 को डिवाइड कर लेना आपने 18,000 के साथ। आप जब डिवाइड करोगे आपको कितना देखने को मिलेगा 1.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन का यूनिट होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन इज 1.94 मीटर पर सेकेंड। क्लियर होगी बात। एक्सेलरेशन मैंने तुम लोगों को बताई है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कितनी चेंज हम आता है वेलोसिटी में विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज ए मास ऑफ 1500 kg बट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड द रोड। क्या कह रहा है, एक ऑटोमोबाइल है, ऑटोमोबाइल व्हीकल है जिसका मास कितना दिया हुआ है 1500 kg दिया हुआ है। वट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड द रोड, रोड और व्हीकल के बीच में जो आपकी फोर्स होगी, कौन सी फोर्स होती है, रोड और व्हीकल्स के बीच में, व्हीकल और जो रोड होता है उसके बीच में जो फोर्स लग रही होती है वो कौन सी फोर्स होती है, फ्रिक्शनल फोर्स होती है। अच्छा, तो बट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड द रोड इफ व्हीकल इज स्टॉप्ड विद नेगेटिव एक्सेलरेशन। अगर बोलता है कि जो व्हीकल है वो स्टॉप किया जाता है नेगेटिव एक्सेलरेशन के साथ, कितनी 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आपको फोर्स बतानी है। देखो जब भी कोई चीज ज्यादा वेलोसिटी, जब मान लो पहले 30 वेलोसिटी थी बाद में उसकी 20 होगी, तो ये हमेशा एक्सेलरेशन कैसी एक्सेलरेशन होती है, नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है, क्योंकि कोई चीज की वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। जब भी कम वेलोसिटी कम हो रही है टाइम के साथ, तो आपकी एक्सेलरेशन कैसी होगी, नेगेटिव। तो आपकी कोई गाड़ी चल रही थी वो रुक चुकी है, पहले उसकी कुछ वेलोसिटी थी बाद में वो रेस्ट में आ गई, तो मींस एक्सेलरेशन आपकी क्या होगी, नेगेटिव होगी। अगर क्वेश्चन में नहीं भी बोला होता कि नेगेटिव एक्सेलरेशन, आपको वैसे भी समझना था, वैसे तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। और उस व्हीकल का मास भी दिया हुआ, मींस एक्सेलरेशन दिया हमें, मास दिया हमें, फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड करनी है, यानी कि एफ फाइंड करना है। एफ का जस्ट अभी मैंने आपके साथ फार्मूला डिस्कस किया, क्या होता है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो वही फार्मूला यूज करना है। मास हमें दिया हुआ है व्हीकल का कितना है 1500, एक्सेलरेशन ए दिया हुआ है कितना है -1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, एफ इक्वल्स टू एम इंटू ए होता है। एफ आपको फाइंड करना है, एम की वैल्यू दी हुई है 1500, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा -1.7, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना देखने को मिलेगा -2550 न्यूटन। अब ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन बता रहा है कि अगर आपकी गाड़ी इस तरफ चल रही थी तो आपकी जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रही होगी ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही होगी, ये मतलब है बस इसका, और कुछ नहीं। तो देयरफॉर द फोर्स ऑफ 2550 मींस 2550 न्यूटन मस्ट एक्ट ऑन द व्हीकल इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ इट्स मोशन। मींस जिस तरफ व्हीकल का मोशन होगा उसके बिल्कुल ऑपोजिट में कितनी फोर्स लगनी चाहिए, फ्रिक्शनल फोर्स 2550 न्यूटन लगनी चाहिए, तभी आपकी व्हीकल क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9th क्वेश्चन। व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v। बोलता है आपको मोमेंटम बताना है, यानी कि लीनियर मोमेंटम पूछ रहा है यहाँ पे। बोलता है लीनियर मोमेंटम आपको बताना है अगर उस बॉडी का मास कितना है m है और वेलोसिटी कितनी है v है। और लीनियर मोमेंटम का फार्मूला मैंने आपको बताया क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि m इंटू v। ऑप्शन देखो कौन सा सही है इसमें से, m इंटू वी का स्क्वायर है गलत है, एम वी स्क्वायर है गलत है, m1/2 स्क्वायर भी गलत है, और फोर्थ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई हार्ड एंड फास्ट चीज नहीं थी इसमें। 10th क्वेश्चन देखते हैं। यूजिंग हॉरिजेंटल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन we attempt to move a wooden cabinet across a floor at a constant velocity. What is the friction? आपको फ्रिक्शन के बारे में पूछ रहा है। What is the friction force that exert on the cabinet? देखिए मैंने आपको बार बार बताया फ्रिक्शन फोर्स हमेशा कैसे लिखती है, कोई भी चीज अगर इस तरफ मूव करने की कोशिश कर रही है, जब मूव कर रही है तो बिल्कुल उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रही होती है, आपकी फ्रिक्शनल फोर्स लग रही होती है। बात क्लियर है? ओके। अब यहां पे बोल रहा है कोई, देखो, और फ्रिक्शनल फोर्स तो ये तो, और फोर्स होती कब है, फोर्स का मतलब क्या है, कोई भी बॉडी उसका मास तो हमेशा होगा और वो बॉडी क्या होनी चाहिए, एक्सेलरेट होनी चाहिए। जहां मैं ऐसा कहूं कोई बॉडी के ऊपर अगर आप फोर्स लगाते हो तो वो बॉडी क्या करेगी, एक्सेलरेट करेगी। एक्सेलरेट करने का मतलब क्या, उसकी वेलोसिटी चेंज होगी टाइम के साथ।
पहले अगर 10 थी तो बाद में 20 हो जाएगी, या अगर पहले 20 थी तो पहले बाद में कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो कहना क्या चाह रहा हूं मैं, कोई भी बॉडी के ऊपर अगर फोर्स लगती है तो वो क्या करेगी, एक्सेलरेट हमेशा करेगी। या मैं ऐसा भी कह सकता हूं, अगर कोई बॉडी एक्सेलरेट करती है तो उसके ऊपर इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स जरूर लग रही होगी। इसका मतलब ये कहां से हमें पता चला था, न्यूटन सेकंड लॉ से हमें पता चला था। क्लियर है ये बात? ओके। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई बॉडी के ऊपर हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही है, यूजिंग ए हॉरिजॉन्टल फोर्स, आप बोलते हो हॉरिजॉन्टल फोर्स यूज करते हो 200 न्यूटन की, उसके कारण एक वुडन कैबिनेट है वो मूव करता है फ्लोर के ऊपर, लेकिन वेलोसिटी कैसी है उसकी, कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी टाइम के साथ। अगर वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन भी उसकी क्या होगी, जीरो। अगर कोई बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि वो एक्सेलरेट नहीं कर रही होगी। कोई बॉडी एक्सेलरेट कब करती है, जब उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। पर इसकी बॉडी, ये वेलोसिटी, ये जो वुडन ब्लॉक है ये कैसा चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, जान कि इसके ऊपर जो इसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। अब क्वेश्चन में पूछा हुआ है मैं, फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा उस कैबिनेट के ऊपर। बोलता है व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट, उस कैबिनेट के ऊपर कितनी फ्रिक्शन फोर्स लग रही होगी। तो देखिए, सिंस द वेलोसिटी ऑफ द कैबिनेट इज कांस्टेंट, इट्स एक्सेलरेशन विल बी जीरो, मैंने पहले ही बता दिया। ओके, देयरफॉर द इफेक्टिव फोर्स एक्टिंग ऑन इट आल्सो जीरो, मैंने जस्ट अभी बताया कोई चीज के ऊपर अगर फोर्स नहीं लग रही हो तो मीन्स वो एक्सेलरेट भी नहीं कर रही है। ऐसा भी कह सकते हैं अगर कोई चीज के ऊपर एक्सेलरेशन जीरो है तो फोर्स भी कितनी होगी, जीरो। तो वाइस वर्सा सही होता है ये, फोर्स अगर कोई बॉडी के ऊपर जीरो लग रही है तो एक्सेलरेशन जीरो होगी। अगर कोई बॉडी की एक्सेलरेशन जीरो है तो मीन्स नेट फोर्स उसके ऊपर जो लग रही होगी वो भी क्या होगी, जीरो होगी। नेट फोर्स ध्यान रखना, नेट फोर्स। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट, एक सेकेंड, दिस इंप्लाइज दैट, इसका क्या मतलब हुआ, द opposing friction force equals to the force exerted on the cabinet which is 200 न्यूटन, therefore total friction force is 200 न्यूटन। देखिए, एक बॉडी आपकी इस तरफ चल रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके ऊपर कितनी फोर्स लगा रहे थे आप, 200 न्यूटन। जैसे वो इस तरफ चल रही है, आपने उसके ऊपर 200 न्यूटन फोर्स लगा दी, लेकिन उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हुई। उसकी वेलोसिटी चेंज क्यों नहीं हुई होगी, क्योंकि बिल्कुल इसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रही होगी इस बॉडी के ऊपर वो कितनी लग रही होगी, जीरो। अब जी इसके ऊपर नेट, आपने तो बाहर से फोर्स लगाई है लेकिन बॉडी एक्सेलरेट नहीं की है, मींस जो आप फोर्स लगा रहे हो उसके ऊपर वो जीरो है, यानी कि नेट फोर्स जो क्या है, जीरो है। और नेट फोर्स जीरो क्यों हुई होगी, क्योंकि इसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स लग रही होगी। वो कौन सी फोर्स होगी आपकी, फ्रिक्शनल फोर्स होगी। फ्रिक्शनल फोर्स अगर नेट फोर्स में बोल रहा हूं जीरो है तो मींस इस तरफ जो आपने 200 न्यूटन की फोर्स लगाई थी बिल्कुल इसके इक्वल एंड ऑपोजिट में एक फोर्स लग रही होगी जो कि क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स रहेगी। तो मींस इस क्वेश्चन का हमारा आंसर जो हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स हमारी कितनी होगी, 200 न्यूटन होगी। क्लियर होगी बात? कोई भी डाउट होगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू ऑब्जेक्ट ईच ऑफ मास, दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों का मास कितना है, 1.5 kg, आर मूविंग इन अ सेम स्ट्रेट लाइन, एक ही लाइन पे चल रहे हैं बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन दोनों की कैसी, ऑपोजिट। यानी कि एक जो बॉडी है उसकी वेलोसिटी अगर कितनी है, देखिए वेलोसिटी, मैं इनिशियल वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, तो अगर एक बॉडी की वेलोसिटी कितनी है, यहां पे वेलोसिटी देख लेते हैं, हाँ कितनी दी हुई है, 2.5 मीटर पर सेकेंड। द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड बिफोर द कोलिजन एंड ड्यूरिंग विच दे स्टिक टुगेदर। देखिए मैं क्वेश्चन समझा देता हूं एक बार आपको। बोलता है कोई दो ऑब्जेक्ट है, दोनों क्या कर रही हैं, दोनों का मास कितना है, 1.5 kg है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में चलने का मतलब दोनों की वेलोसिटी एक अगर पॉजिटिव होगी तो दूसरी कैसी होगी, नेगेटिव होगी। दोनों की जो वेलोसिटी है वो दोनों की वेलोसिटी क्या है, सेम है, कितनी है, 2.5 मीटर पर सेकेंड। बोलता कोलिजन से पहले ये वेलोसिटी थी और इसी दौरान ये दोनों एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं और कोलाइड करने के बाद एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं। हमें फाइंड करना है व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन। जब कोलिजन हो जाएगी, दोनों एक साथ दूसरे के साथ चिपक चुके हैं, एक दूसरे के साथ स्टिक हो चुके हैं, उसके बाद टोटल वेलोसिटी कितनी होगी।
आफ्टर कोलिजन, यानी कि आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है। बात समझ आ रही है? क्वेश्चन समझते हैं। देखिए, मास ऑफ ऑब्जेक्ट m1 एंड m2, दोनों ऑब्जेक्ट का मास m1 और m2 मान लेते हैं, दोनों का मास बराबर था, तो कितना आ जाएगा आपका 1.5 kg, है ना? कोई डाउट नहीं होगी इसमें। थोड़ा सा जूम भी कर देता हूं आपको ताकि आपको विजिबल हो। फाइन। अब देखो, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि जिसका मास m1 था, वो कितनी है? 2.5 मीटर पर सेकंड है। और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट, जिसका मास कितना है? m2 है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में था, तो इसलिए उसकी जो u2 होगी वैल्यू, वो कितनी हो जाएगी? -2.5 मीटर पर सेकेंड। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है। देन टू ऑब्जेक्ट, यानी कि टू मासेस स्टिक टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ जब जो जुड़ जाएंगे, द रिजल्टिंग ऑब्जेक्ट हैज मास, दोनों ऑब्जेक्ट का जो रिजल्टिंग मास, जो ऑब्जेक्ट मिलेगा आपको दोनों जुड़ने के बाद, वो मास कितना मिलेगा? दोनों मास को ऐड कर दो, m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 करेंगे, एक बॉडी का मास कितना है? 1.5, दूसरे को कितना है? 1.5। 1.5 प्लस 1.5 कितना हो जाएगा आपका? 3 kg हो जाएगा। तो मास कितना हो गया ओवरऑल ऑब्जेक्ट का आपका? 3 kg। आपको फाइनल वेलोसिटी बतानी है, मींस आफ्टर कोलिजन। तो फाइनल वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ द रिजल्टिंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी मान लो? v मान लो। आपको कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला पता होगा, जहां मैंने समझाया था क्या होता है। बिफोर कोलिजन लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, समझाया हुआ है। तो आप इतनी बड़ी अगर लाइन नहीं लिखना चाहते तो आप सीधा लिखोगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या होता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम? सीधा डायरेक्ट ऐसे करोगे, क्या होता है? m1, मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूं ताकि आपको थोड़ा सा, देखिए यहां पे करता हूं आपके लिए। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या लिखोगे? m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू भाई m1 प्लस m2 इंटू ओवरऑल वेलोसिटी कितनी हो चुकी थी? v। m1 की वैल्यू कितनी है? 1.5 इंटू इसकी जो वेलोसिटी थी वो, एक मिनट, वेलोसिटी कितनी थी? 2.5 प्लस m2 की वैल्यू कितनी थी? 1.5 और u2 की वैल्यू कितनी थी? -2.5। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, है ना? इक्वल्स टू क्या है? m1 प्लस m2 कितना था आपका? 3 इंटू क्या है? v। अब देखो, ये वैल्यू और ये वैल्यू पूरी की पूरी, ये वैल्यू दोनों बराबर है, मल्टीप्लाई करना दोनों इक्वल आएंगी। तो और साथ में देखो यहां पे साइन कैसा लगा हुआ है? नेगेटिव का। कैसा साइन लगा हुआ है? नेगेटिव का। मैं इसको ऐसा भी कर सकता हूं, ध्यान देना। 1.5 और 1.5 कॉमन ले लेता हूं। 1.5 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? 2.5 माइनस 2.5 इक्वल्स टू 3v। 2.5 माइनस 2.5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0। तो 0 इंटू 1.5 करेंगे तो फिर भी कितना मिलेगा हमें? 0। तो 0 इक्वल्स टू क्या आ गया आपका? 3v। आपको v फाइंड करना है तो 3 को इस तरह भेज दो, नीचे 3 आ जाएगा इसके, तो क्या हो जाएगा आपके पास? v विल बी इक्वल्स टू 0। मीन्स आफ्टर कोलिजन जो दोनों बॉडी एक दूसरे के साथ स्टिक हो चुकी हैं, आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी कितनी हो जाएगी उनकी? 0 हो जाएगी, जो कि ये आंसर है। कैसे सॉल्व करना मैंने कर दिया, ठीक है। इस स्टेप के बाद आपने डायरेक्टली लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा इसको थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसको समझने की कोशिश करना। ओके, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन व्हेन वी पुश एन ऑब्जेक्ट, बोलता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक, थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है क्या कहता है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। पर इंपॉर्टेंट बात यहां पे क्या है वो समझ लो। देखिए, अगर ये बॉडी इसके ऊपर फोर्स लगा रही है तो ये बॉडी इसके ऊपर क्या करेगी? ऑपोजिट, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाएगी। ये ऐसा नहीं होता है अगर ये बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाती है और ये बॉडी इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाती है। मींस ऐसा नहीं होता कि खुद पे ही वो फोर्स अप्लाई करती है। न्यूटन लॉ क्या कहता है, न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है? एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाती है और दूसरी बॉडी पहली बॉडी के ऊपर क्या लगाती है? इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाती है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए, मैंने तब भी समझाई थी आपको। चलिए, तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन व्हेन वी पुश एन ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट पुश बैक ऑन अस विद इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स। कोई बात नहीं, बोलते थर्ड लॉ के मोशन के मुताबिक अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं वो ऑब्जेक्ट हमें वापस उतना ही
इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें पुश करता है। इफ द ऑब्जेक्ट इज मैसिव ट्रक, बोलता है कि बहुत बड़ा एक ट्रक है, उसको पार्क किया गया है रोड साइड के ऊपर, इट विल प्रोबेबली नॉट मूव, प्रोबेबली वो आपका जो ट्रक है वो मूव नहीं करेगा। स्टूडेंट जस्टिफाई दिस, देखिए अगर कोई भी उस ट्रक को अगर कोई पुश करता है, उसको पुश करने के कारण वो जो बड़ा सा ट्रक है वो प्रोबेबली मूव नहीं करता है। स्टूडेंट ने इस चीज को जस्टिफाई कैसे किया? बाय आंसरिंग दैट द टू ऑपोजिट एंड इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस कैंसल ईच अदर, कमेंट ऑन दिस लॉजिक एंड एक्सप्लेन द ट्रक डज नॉट मूव। आपका जो देखो क्वेश्चन दो पूछे हुए हैं यहाँ पे, सिंपल सी बात है, एक स्टूडेंट ने थर्ड लॉ को यूज करते हुए एक्सप्लेनेशन दी। किस चीज की एक्सप्लेनेशन दी? कि एक बड़ी सी गाड़ी या कोई भी ट्रक अगर पार्क किया हो, उसको अगर आप पुश करते हो, पुश करने के कारण वो ट्रक मूव नहीं करता है। उसने इसकी एक्सप्लेनेशन ये दी है कि जैसे हम उस ट्रक को पुश करते हैं, पुश करने के कारण बिल्कुल इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगती है, उस इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स के कारण ट्रक क्या करता है? अगर देखिए आपने फोर्स इस तरफ लगाई, अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगेगी, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स के कारण क्या होगा? वो ट्रक की ओवरऑल फोर्स क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लग रही तो वो ओवरऑल फोर्स क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। ये मैं नहीं बोल रहा, यहां पे एक स्टूडेंट बोल रहा है। हमें बताना है कि क्या ये बात सही है कि गलत है। तो आंसर देखिए इसका क्या होगा, मैं सीधा ही बता देता हूं, इसका ये आंसर आपका क्या है? गलत है। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? जिस सारे का सारा जो ट्रक का आपका नहीं मूव किया, उसका मेन रीजन क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स। क्या रीजन है आपका? फ्रिक्शनल फोर्स। अब फ्रिक्शनल फोर्स भी कौन सा? स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन देखो क्या चीज होती है। स्टैटिक फ्रिक्शन देखो, आप देखो फ्रिक्शन का काम क्या है? कोई भी बॉडी को मूव नहीं करने देना। अगर आप उसके ऊपर इस तरफ फोर्स लगाओगे तो वो फ्रिक्शन क्या करेगा? इस तरफ उसके ऊपर फोर्स लगाएगा। फॉर एग्जांपल, ये जो मैंने डब्बा यहां पे रखा हुआ है, इसके ऊपर अगर आप 50 फोर्स लगाओगे तभी ये चलना शुरू करेगा। अगर आपने 50 से कम फोर्स लगाई तो ये डिब्बा नहीं चलेगा। अब देखो, अगर इसके ऊपर, इस डिब्बे के ऊपर आप इस तरफ, अगर इस डिब्बे के ऊपर आप इस तरफ फोर्स लगाते हो, कितनी? 10, तो ये जो ग्राउंड है ना जहां पे ये पड़ा हुआ है, ये ग्राउंड भी इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, वो भी कितनी होगी? 10 होगी। अगर आप इसके ऊपर क्या कर रहे हो? 20 लगाते हो फोर्स, तो ये डिब्बे के ऊपर जो फोर्स लगेगी ग्राउंड के कारण, वो भी कितनी लगेगी? 20 लगेगी। अगर आप इसके ऊपर 30 फोर्स लगाते हो इस डायरेक्शन में, तो इस डिब्बे के ऊपर ग्राउंड भी फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, वो भी कितनी? 30। मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन बस उतना ही लगता है जितना रिक्वायर्ड हो। अगर आप कोई बॉडी के ऊपर 10 फोर्स लगा रहे हो, बिल्कुल ऑपोजिट एंड इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगेगी उल्टी डायरेक्शन में, जो कि क्या होगी? फ्रिक्शनल फोर्स होगी। जब न्यूटन थर्ड लॉ नहीं है, मैं फ्रिक्शनल फोर्स की बात कर रहा हूं। अगर कोई बॉडी के ऊपर आप 50 फोर्स लगा रहे हो या 40 फोर्स लगा रहे हो, तो बिल्कुल एक ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगी ग्राउंड के द्वारा, जिस बॉडी के साथ वो बॉडी टच में है, उसके द्वारा एक ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी कितनी? जितनी आपने इस तरफ अप्लाई की होगी। तो ये फोर्स क्या होती है? चेंज होती रहती है, वेरी करती है। कौन सी फोर्स? स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। अब क्वेश्चन भी एक्सप्लेनेशन समझते हैं। When we push a truck parked along the roadside, then the road apply a static friction. रोड जो होता है उसके ऊपर क्या अप्लाई कर रहा होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाई कर रहा होता है इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन द ट्रक टू अपोज द मोशन ऑफ द ट्रक। फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या करती है? ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाती है। कौन सी फोर्स लगाती है? फ्रिक्शनल फोर्स लगाती है, ताकि वो ट्रक आपका मूव ना करे। द स्टैटिक फ्रिक्शन इज एडजस्टेबल इन नेचर। ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ये क्या होता है? एडजस्टेबल होता है नेचर में। दैट इज द रोड ऑफर ओनली द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स टू कीप द ट्रक एट रेस्ट। ये जो मैंने पहले बता दिया, जी जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ये एडजस्टेबल होता है नेचर में। यानी कि अगर रोड क्या करेगा? उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा जितनी ट्रक के ऊपर, जितना आपका ट्रक क्या रहे? रेस्ट में रहे। बात समझ आ रही है? जैसे मैंने समझाया था, इफ वी अप्लाई मोर फोर्स द रोड अप्लाइज मोर फ्रिक्शन फोर्स।
अगर आप ट्रक के ऊपर ज्यादा फोर्स लगाओगे तो रोड उस ट्रक के ऊपर क्या करेगा, ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा। बात समझ आ रही होगी। अच्छा, आपने ये ब्रैकेट में आज लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हेयर द स्टूडेंट्स जस्टिफिकेशन इज दैट टू ऑपोजिट एंड इक्वल फोर्सेस कैंसल ईच अदर। बोलता है यहाँ पे जो स्टूडेंट की जस्टिफिकेशन है वो क्या कह रहा है, दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देती है न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक, एंड हेंस द ट्रक डज नॉट मूव, और ट्रक आपका इसलिए मूव नहीं करता। हाउएवर द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स डू नॉट कैंसिल ईच अदर। ये हमेशा याद रखना, एक्शन और रिएक्शन फोर्स जो होती है ये कभी भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करती है। दे एक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडीज, ये हमेशा क्या करती हैं, दूसरी बॉडी के ऊपर। अगर ये बॉडी इसके ऊपर फोर्स लगाएगी तो रिएक्शन इस बॉडी के ऊपर होगी, उसके अपने पे नहीं होगी। तो आपकी जो एक्शन एंड रिएक्शन क्या होती है, डिफरेंट बॉडी के ऊपर होती है। डिफरेंट बॉडी बेयर एज द ट्रक डिड नॉट मूव ड्यू टू जीरो नेट फोर्स विच इज बैलेंस्ड बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑफ द ट्रक। ये जो आपका ट्रक नहीं मूव किया था, ये आपके थर्ड लॉ का लॉ, वहां पे थर्ड लॉ नहीं लगा था, बल्कि वहां पे क्या हुआ था, वहां पे आपकी जो नेट फोर्स लग रही थी वो ट्रक के ऊपर वो कितनी थी, जीरो थी। क्यों? क्योंकि ये जो फोर्स है ये बैलेंस कर दी जाती है किसके द्वारा, स्टैटिक फ्रिक्शन ऑफ द ट्रक। स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है ट्रक का, उसके द्वारा ये बैलेंस कर दी जाती है। ये बात लिख लेनी है आपने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये लेक्चर लंबा हो गया मुझे पता है, इसको इस लेक्चर के अंदर मैंने काफ़ी सारे आपके क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए एंड आज का इस क्वेश्चन लास्ट लेके चल रहा हूँ आपके लिए। लास्ट क्वेश्चन देखो, एक हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम, बोलता है एक हॉकी बॉल है जिसका मास कितना है, 200 ग्राम है। वो मूव कर रही है कितनी वेलोसिटी के साथ, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ, यानी कि वेलोसिटी के साथ। जैसे ही इतनी वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रही थी, उसको क्या कर दिया जाता है, स्ट्रक किया जाता है। किसके द्वारा, एक हॉकी प्लेयर के द्वारा। किस डायरेक्शन में, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में। पहले अगर बॉल इस तरफ आ रही थी कितनी स्पीड के साथ 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड के साथ, जब वेलोसिटी के साथ हॉकी प्लेयर इसको स्ट्रक करता है हॉकी स्टिक के साथ, बिल्कुल उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करवा देता है। कितनी वेलोसिटी के साथ, 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड की साथ या वेलोसिटी के साथ। क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम अकर्ड इन द मोशन ऑफ द हॉकी बॉल बाय द फोर्स अप्लाइड बाय द हॉकी स्टिक। बोलता है जो हॉकी स्टिक के द्वारा जो फोर्स अप्लाई की गई उसके कारण उस हॉकी बॉल का जो लीनियर मोमेंटम चेंज हुआ, हमें वो बताना है। जब भी कोई चीज का चेंज बताना हो तो आप हमेशा क्या करो, फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, यानी कि फाइनल लीनियर मोमेंटम माइनस इनिशियल लीनियर मोमेंटम करेंगे, हमें चेंज इन लीनियर मोमेंटम मिल जाएगा। पहले तो हम क्या कर लेते हैं, इनिशियल लीनियर मोमेंटम फाइंड करेंगे, फिर फाइनल लीनियर मोमेंटम फाइंड करेंगे। देखिए मास जो बॉल का वो कितना है, 200 ग्राम। मास तो कभी चेंज नहीं होगा, तो मास कितना है आपका बॉल का, 200 ग्राम। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी कितनी है बॉल की, v यानी कि -5 मीटर पर सेकेंड। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि पहले बॉल इस तरफ चल रही थी, बाद में उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, ऑपोजिट होगी। ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए हम साइन कौन सा यूज करते हैं, नेगेटिव। इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉल क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि m इंटू यू है ना, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। तो मास कितना है बॉल का 200 ग्राम, वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, तो मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 200 ग्राम मीटर पर सेकेंड। फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉल क्या हो जाएगा, m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, v क्या है फाइनल वेलोसिटी। तो मास कितना है 200 ग्राम ही रहेगा, लेकिन वेलोसिटी कितनी है -5, तो -5 इंटू 200 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1000 ग्राम मीटर पर सेकेंड लीनियर मोमेंटम आ जाएगा। चेंज इन लीनियर मोमेंटम मैंने पहले बताया है, आप लिखोगे कैसे, चेंज इन लीनियर मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कितना आया आपका, देखिए फाइनल मोमेंटम कितना आया आपका, ये था आपका फाइनल मोमेंटम -1000 ग्राम, तो -1000 ग्राम। फिर उसके बाद माइनस क्या होता है इनिशियल मोमेंटम, तो माइनस फार्मूले वाला आ जाएगा, और इनिशियल मोमेंटम कितना था आपका 2000 ग्राम मीटर पर सेकेंड, तो 2000 लिखोगे तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और साइन कौन सा माइनस का। तो जब इनको सॉल्व करोगे तो आपको कितना देखने को मिल जाएगा 3000 ग्राम मीटर पर सेकेंड आंसर आपका आ जाएगा, जो कि चेंज इन लीनियर मोमेंटम है। क्लियर है बात। दिस इंप्लाइज दैट द मोमेंटम ऑफ द बॉल रिड्यूस्ड बाय, कितना मोमेंटम आपका रिड्यूस हो गया 1000 ग्राम मीटर पर सेकेंड। क्यों, देखिए पहले यहां पे इंपॉर्टेंट बात क्या है,
पहले आपका जो लीनियर मोमेंटम था वो कितना था, 1000 ग्राम मीटर पर सेकेंड था। अब कितना हो चुका है, 3000 हो चुका है। अब कितना हो चुका है, 3000। तो मीन जो चेंज आया है वो कितना आया है, इतना, आफ्टर बीइंग स्ट्रक बाय द हॉकी स्टिक। ये आपका क्वेश्चन था। आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। अब ये लास्ट वाली लाइन रहने दो, है ना, ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं करना आपको, इतना ही रखो सफिशिएंट आपके लिए। कल हम नेक्स्ट क्वेश्चंस डील करेंगे, 14th क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे कल हम हमारा लेक्चर। आज लेक्चर आपका 30 मिनट का हो चुका है। आई होप आपको लंबा हो चुका है लेक्चर, फिर भी आपने समझने की कोशिश की होगी। अपनी कॉपी को साथ साथ में मेंटेन करते चलो। अगर कहीं भी कुछ डाउट आती है तो आप मुझे पूछ सकते हो। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।